बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट फॉरेस्ट। आज हम लोग फॉरेस्ट को डिस्कस करेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस को देखेंगे, पेपर में क्या होता है और किस चैप्टर के साथ ये मिल के आता है। कैम्ब्रिज का एक अहम चैप्टर है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और सेकेंडली एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपने कोशिश करनी है कि इसके ऊपर कमेंट भी करें। ठीक है, सिंपल सी बात है। फॉरेस्ट कम्युनिटी होती है प्लांट्स और एनिमल्स की, जहाँ पर जो वुडी प्लांट्स हैं वो डोमिनेट करें। तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऐसी जगह जहाँ पर लकड़ी वाले पौधे सबसे ज़्यादा है, वुडी प्लांट सबसे ज़्यादा है, उस कम्युनिटी को, प्लांट्स और एनिमल्स की, हम फॉरेस्ट कहते हैं। दो किस्म के बेसिक फॉरेस्ट होते हैं, प्रोडक्टिव और प्रोटेक्टिव। अगर हमें फ़ायदा पहुंचा रहे हो तो प्रोडक्टिव है, और जैसे लकड़ी हो सकता है, फल हो सकते हैं, अद्वियात की जड़ी बूटियाँ हो सकती हैं। और प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, अगर वो हमें किसी किस्म की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो तो वो हमारे पास प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि आमतौर पे फील्ड की एक साइड पे विंडशील्ड के तौर पे जब वो एक्ट करते हैं तो वो प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि प्रोडक्टिव फॉरेस्ट थिक फॉरेस्ट होते हैं, इनकी कैनोपी जो है, जो ऊपर से क्राउन नज़र आता है, जो दरख्त की आमतौर पे जिसमें पत्ते होते हैं, शाखे होते हैं, वो क्राउन होता है, वो बहुत घना होता है प्रोडक्टिव फॉरेस्ट का। और प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट वो होते हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसी ना किसी किस्म की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फील्ड की एक साइड पर वो लगे हुए हैं, तो स्ट्रॉन्ग जो विंड्स होती हैं वो आमतौर पे फसलों तक ना पहुँचें, तो वो जो एक पूरी लाइन लगी होती है दरख्तों की, जिनका मकसद होता है कि तेज़ हवाओं को रोकना, उसको हम प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट की कैटेगरी में लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट हैं जो कि एनवायरनमेंट से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये इनकी एक एग्जांपल भी आप तस्वीर में देख सकते हो। देन वी क्यों हमें फॉरेस्ट की ज़रूरत होती है, वाई दे आर बीइंग नीडेड। बड़ा अहम है एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से पाक रखने के लिए, और फिर उसके बाद फर्टिलिटी को, सॉइल फर्टिलिटी को जो है वो कायम रखने के लिए हमें फॉरेस्ट की ज़रूरत है। फिर उसके बाद ये भी है कि ये टूरिज़म की प्लेसेस भी हैं, यहाँ आमतौर पे इनसे टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, और बहुत सारे लोग इससे वाबस्ता होते हैं। वो लोग जो कि टूरिस्ट को यहाँ पर लेके आते हैं, वहाँ पे कैंटीन्स बनी हुई होती हैं, वहाँ पर रिक्रिएशनल ट्रैक्स बने होते हैं, ट्रैकिंग के लिए जगह बनी हुई होती हैं। तो मुख्तलिफ लोगों का रोज़गार भी इससे वाबस्ता है। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फॉरेस्ट, किसी जगह पे कौन सा फॉरेस्ट होगा वो डिटरमिन करती हैं। तो उनको जो चीज़ें डिटरमिन करती हैं वो डिटर्मिनेंट्स हैं फॉरेस्ट के। जैसे कि हम एल्पाइन और मैनग्रूव फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, वो कितनी बुलंदी पर है सतह समुंदर से, और सॉइल की क्या टाइप है, ये डिपेंड कर रही होती है, ये ब्रिंग कर रही होती है, ये डिटर्मिन कर रही होती है कि वहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट होगा। जितनी हाइट ज़्यादा होगी फॉरेस्ट वहाँ पर चेंज होते चले जाएंगे। जैसे कॉनिफरस फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हाइट पे होते हैं, अगर उनसे भी ज़्यादा हाइट हो तो अल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं। अगर प्लेनर एरिया हो तो ट्रॉपिकल थॉर्न होते हैं। अगर कोस्टल एरिया हो तो हमारे पास मैनग्रूव्स होते हैं। तो हाइट फ्रॉम द सी लेवल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर, टाइप ऑफ सॉइल, ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी जगह पे फॉरेस्ट को डिटर्मिन करते हैं। अब आप ये देखें, ये एक लैंडस्केप है जो कि जहाँ पर आपको दरख्त बहुत कम नज़र आएंगे, इसे हम ज्योग्राफी की ज़ुबान में रग्ड लैंडस्केप कहते हैं। तो रग्ड लैंडस्केप जो है वो किस वजह से है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर दरख्त नहीं लगाया, और काफ़ी अर्सा से तेज़ बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से ये मिट्टी पानी के साथ मिक्स हो के जाती रही। देन ये इरोडेड लैंडस्केप है। यहाँ पे देखें, पानी के साथ मिट्टी के मिक्स हो जाना उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है मिट्टी को, और पीछे जो सख्त हार्ड सरफेस होती है सिर्फ वो पीछे रह जाती है। अब ये एक तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए आप फॉरेस्ट को पहाड़ों के किनारों पे लगाते हैं, और वो दरख्त जो हैं पानी के फ़्लो को स्लो डाउन करते हैं और फ्लड से आमतौर पे ज़मीनों को बचाते हैं। एल्पाइन फॉरेस्ट की बात करें तो ये नॉर्दर्न एरियाज़ में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। ये फॉरेस्ट आमतौर पे 4000 मीटर की बुलंदी पे पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद ये भी है कि लो टेम्परेचर और लेस सनलाइट की वजह से इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते, तो ये ड्वार्फ रह जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा, इनकी ग्रोथ कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। इनकी तस्वीर भी आगे हम देख लेंगे। और इनकी शाखें आमतौर पे लाइट को कैप्चर करने के लिए ऊपर वाली डायरेक्शन की तरफ होती हैं, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड उठी हुई होती हैं।
इनको ज़्यादातर फ्यूल वुड के तौर पर यूज़ किया जाता है। चित्राल, दीर, कोहिस्तान और स्कर्दू में पाए जाने वाले दरख्त मोस्टली एल्पाइन है। आप देखो इनकी शाखें जो हैं, हम देख सकते हैं कि ये कुछ ऊपर उठी हुई हैं क्योंकि वहाँ पर सनलाइट बहुत कम पहुँचती है। तो ये सनलाइट की तलाश के अंदर जो प्लांट्स हैं वो अपनी ब्रांचेस ऊपर को डेवलप करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें इस पिक्चर के अंदर, वी कैन क्लियरली सी कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेस्ट की तादाद बहुत कम है। हमारे पास बहुत कम तादाद में फॉरेस्ट मौजूद हैं और यही वजह है कि 5.5% है सिर्फ पाकिस्तान के टोटल एरिया का, जो कि कभी भी इतना नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 25% होना चाहिए। दूसरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉरेस्ट की टाइप जो है वो कॉनिफरस फॉरेस्ट है। ये आमतौर पे एवरग्रीन होते हैं, लो टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं और इनकी शक्ल कोनिकल होती है। इन पे स्नो इकट्ठी नहीं होती बिकॉज इनकी ब्रांचेस डाउनवर्ड होती हैं। जब भी हवा चलती है तो वो मट्टी, वो स्नो जो है वो नीचे गिर जाती है। और कैनोपी इनकी काफ़ी थिक होती है और इनका स्टेम जो है वो भी काफ़ी मोटा होता है। इसी वजह से इनमें से इमारती लकड़ी या कमर्शियल वुड काफ़ी ज़्यादा तादाद में मिलती है। इन इलाकों में, जिन इलाकों में कॉनिफरस होते हैं वो ठंडे इलाके होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा विजिट करते हैं। तो ये इस हवाले से भी बहुत अहम जगह हैं। ये आप एक कॉनिफरस फॉरेस्ट की एग्जांपल भी देख सकते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे ट्रीज़ की जो गिर्द है वो बहुत ज़्यादा है और ये एक स्ट्रॉन्ग ट्री को जाहिर करता है। ये अगर ऊपर से देखें तो ये कुछ इसका जो कैनोपी है वो इस तरह से नज़र आती है एंड दे आर वेरी थिक, और इस वजह से सनलाइट नीचे तक आमतौर पे इन फॉरेस्ट के नहीं पहुंचती। देन हमारे पास ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हैं जो पंजाब में पाए जाते हैं, प्लेनर एरिया में पाए जाते हैं और इनकी हाइट कम होती है। और फिर उसके बाद ये जो फॉरेस्ट है इनको आमतौर पे या तो फायरवुड के तौर पे यूज़ किया जाता है या फिर इनको आमतौर पे एनिमल फीड के तौर पे भी समटाइम जब ये ग्रीन हो तो इनको काट के यूज़ किया जा सकता है। ये वाले फॉरेस्ट हमारे पास ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा घने नहीं है, इनके स्टेम्स बहुत ज़्यादा थिक नहीं होते। देन हमारे पास ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट आते हैं जो कि आमतौर पे ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जो कि हिली और सेमी हिली एरियाज होते हैं, जैसे हिमालयन माउंटेन्स की फुट हिल्स पे, सुलेमान और केर्थन रेंज की फुट हिल्स पे ये फॉरेस्ट आमतौर पे पाए जाते हैं और इनकी भी स्टेम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। सेकेंडली, ये फॉरेस्ट जो है जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर इनकी वजह से बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो ये वो जो बारिशों का पानी है उसको हार्वेस्ट करने में, बारिशें करवाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। ये भी चूँकि बहुत ज़्यादा घने नहीं है, लिहाजा इनको भी हम आमतौर पे फायरवुड के तौर पे यूज़ करते हैं या ग्रेजिंग पर्पज़ के लिए। चूँकि ये प्लांट्स छोटे हैं, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो भेड़ बकरियाँ जो हैं इनको बड़े शौक से और मज़े से खाती हैं। सेकेंडली, कुछ इनके जहाँ स्टेम इनके थोड़े से थिक हैं वहाँ पर इनको फर्नीचर और स्पोर्ट्स गुड के लिए भी इनकी लकड़ी को इस्तेमाल किया जाता है। तस्वीर में भी देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा घने नहीं हैं, इनके स्टेम जो है वो बस नॉर्मल होते हैं। हाँ, अगर इनका कंपैरिजन हम कॉनिफरस या एल्पाइन के साथ करें, ख़ासतौर पर कॉनिफरस के साथ, तो ये उनके मुकाबले में बहुत दुबले पतले हैं। ये फॉरेस्ट अगर आप देखोगे तो ये देखें काफ़ी घने फॉरेस्ट है, इनकी हाइट ज़्यादा है, इनका स्टेम थिक होता है। ये इस वजह से है कि ये फॉरेस्ट आमतौर पर उन इलाकों में है जहाँ पर दरिया हो या दरियाओं के किनारों के साथ होते हैं। इनका दूसरा नाम रिवरन और प्राइमरी नेम इनका प्राइमरी नेम रिवरन और उनका दूसरा नेम बेला फॉरेस्ट है। सो ये आप फॉरेस्ट आप देख सकते हैं एक्टिव फ्लड प्लेन में पाए जाते हैं, पंजाब और उन तमाम इलाका जात जहाँ पर दरिया होते हैं। इनकी हाइट बहुत अच्छी होती है क्योंकि पानी से, दरियाई पानी से हर किस्म के न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं। तो ये आमतौर पे दरियाओं के किनारों पे पाए जाते हैं। शीशम और बाबुल इनमें से मशहूर दरख्त है जो कि इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। देन आप देख सकते हो ये रिवर के साथ साथ हैं, बहुत घने हैं, बहुत ज़्यादा डेंस कैनोपी है इनकी और ये बहुत बड़ा एरिया फॉरेस्ट का कवर करते हैं। देन हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट, जो कि आमतौर पे जहाँ से एग्जाम का क्वेश्चन आता है तो मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या है, कहाँ पर पाए जाते हैं, इनकी क्या अहमियत है। बहुत अहम फॉरेस्ट है, ये कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं अलॉन्ग विद द कोस्ट। इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, झाड़ियों से थोड़े से बड़े और बड़े दरख्तों से थोड़े से छोटे होते हैं। ये आमतौर पे ग्रोथ
जो इनकी है ये आमतौर पे सॉल्टिश वाटर में होती है। इसके साथ साथ ये बहुत अच्छी फिश ब्रीडिंग साइट्स भी हैं। यहाँ मछली बड़े अच्छे अंदाज में पल सकती है, बड़े अच्छे अंदाज में यहाँ पर रहती है। और इनके जो पत्ते हैं ये एनिमल फीड के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको आमतौर पे फायरवुड के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी इनकी लकड़ी को बहुत कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ तो नहीं किया जाता, लेकिन इसकी लकड़ी को आमतौर पे फायरवुड के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। ये जो कि समुद्रों के किनारों पे होते हैं, आमतौर पे समंदर के किनारे पे मौजूद होने की वजह से ये बहुत सारे सुनामीज के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। देन हमारे पास है इरिगेटेड फॉरेस्ट, इनको मैन मेड फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये आमतौर पे इंसान खुद लगाते हैं, और वो ज़मीनें जहाँ पर वो फसल नहीं लगाना चाहते तो बहुत सारे फार्मर्स वहाँ पर खुद से फॉरेस्ट लगा देते हैं, तो इनको हम इरिगेटेड फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है, या मैन मेड फॉरेस्ट कहते हैं। और फिर उसके बाद रोड्स के दोनों साइड पे आमतौर पे जो फॉरेस्ट मिलते हैं वो भी इसके अंदर फॉल करते हैं, और ये एनवायरनमेंट से हमें हर लिहाज से प्रोटेक्ट करते हैं। ये ग्रीनरी भी प्रोवाइड करते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन ऐड करते हैं। इनकी ग्रोथ, अगर इनको फर्टिलाइजर्स वगैरह अच्छे तरीके से अप्लाई करते रहें तो इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा, मैंग्रोव फॉरेस्ट की हम बात करें तो उनकी एग्जांपल कुछ इस तरह से, ये आपके सामने है। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, ये अलॉन्ग विद द सी कोस्ट पाए जाते हैं। यहाँ पर बेबी फिश बड़े अच्छे तरीके से पल सकती है, क्योंकि पानी शैलो होता है। आमतौर पे जो मदर फिश है, जब पानी का बहाव इनकी तरफ बढ़ता है तो वो अपने अंडे यहाँ पर दे जाती, और बहुत सारे प्रीडेटर्स से भी अंडे यहाँ पर महफूज रहते हैं। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट को आने वाले बहुत सारे थ्रेट्स जो हैं, उनमें ख़ास तौर पे एक थ्रेट ये है कि हमारे दरियाओं में जो सिल्ट आती थी पहले वो नहीं आ रही, क्योंकि डैम्स बनाने की वजह से वो ज़रखेज़ मिट्टी आमतौर पे डैम्स में बैठ जाती है और दरियाई पानी में समुंदर तक नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से हमारे इन दरख्तों को ज़रखेज़ मिट्टी नहीं मिलती और ये बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं ले पाते। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट को एक थ्रेट तो सिल्ट का ना पहुंचना है। सेकेंडली, सी वाटर पॉल्यूशन जो है, आमतौर पर दरियाओं में जब सीवरेज डालते हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्रियल वेस्ट डालते हैं, तो वो भी बहुत सारा पॉल्यूशन ऐड करता है, जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट की ग्रोथ को रिड्यूस करता है। इसके साथ साथ ये है कि चूंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी आते हैं तो वो भी मैंग्रोव फॉरेस्ट को हिट करते हैं, तो इसकी बहुत सारी तादाद को ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट बहुत सारी कोशिश कर रही है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट को बचाया जा सके। हम इंसान मैंग्रोव फॉरेस्ट को बहुत सारी वजूहात की वजह से रिमूव भी करें, जिसमें बीचेस को रिजॉर्ट्स के पर्पस के लिए क्लियर करना भी एक मकसद है। अब फिनोमेना है डिफॉरेस्टेशन का, तो जब आप इंटेंशनली दरख्तों को खुद से काटो तो उस फिनोमेना को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि आप दरख्त काट रहे हैं, उतनी तादाद में दरख्त दोबारा नहीं लगते, जिससे एयर के अंदर से जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो रिमूव होने का प्रोसेस रुक जाता है। बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की जाती है, जिनमें से ख़ास जो है माइनिंग एक्टिविटी है, या क्रॉप्स का ग्रो करना है, या आपने कहीं पर सड़क बनानी है, या इसी तरह शहरों का फैलाव है, आप नए घर, नई कॉलोनीज बनाना चाह रहे हैं। और जब हम ऐसे इलाकों में जहाँ पे पौधे छोटे थे, नन्हे मुन्ने थे, वहाँ पर आप बहुत सारी भेड़ बकरियाँ लेके पहुँच जाते हैं, तो वो उनको इतनी ज़्यादा खा लेते हैं कि वो जड़ों तक बहुत सारे दरख्तों को, नन्हे पौधों को, जो कि दरख्तों के नन्हे पौधे होते हैं, उनको नोच लेते हैं और उनकी ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अब डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स क्या है? एक तो पहली बात, आपका एनवायरनमेंट साफ होना बंद हो जाएगा। सेकेंडली, जब आप पहाड़ों से दरख्त रिमूव करते हो तो तेज़ बारिश की शक्ल में वो बारिश का बहाव बहुत तेज़ हो जाता है, जो कि फ्लड में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंडली, जो डैम्स हैं और डैम्स में जो सिल्ट के आने का फिनोमेना है वो भी बढ़ जाता है, और डैम्स की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी वो भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम हो जाती है। नहरें ब्लॉक हो जाती हैं, दरियाओं की वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और फिर उसके बाद एक बड़ा नुकसान वाइल्ड लाइफ का है। जहाँ से आप दरख्त रिमूव करते हो वहाँ से वाइल्ड लाइफ भी दूसरी जगह पे हिजरत कर जाती है। और साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना दरख्तों के काटने की वजह से दिन ब दिन बढ़ रहा है, क्योंकि दरख्त ही वो जानदार हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ ज़्यादा बारिशें आती हैं, जिनसे हमें
फसलों के लिए पानी अवेलेबल होता है, और जो ही हम दरख्त काटेंगे तो हमारे यहाँ बारिशें भी ना होने के बराबर होंगी। डिफॉरेस्टेशन जो है, जो कि आप पहाड़ी इलाका जात में से दरख्त काट देते हैं, तो वहाँ से एक नुकसान ये भी है कि लैंडस्लाइडिंग का फिनोमेना बहुत कॉमन हो जाता है। तो इसको रोका जाना चाहिए। इसको रोका जाने का मकसद ये है कि इंसान की बका दरख्तों की बका के साथ है। इंसान की मौजूदगी, उसका वजूद जो है वो दरख्तों के वजूद के हवाले से है। एक तो सबसे पहली बात कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए हर इलाके में। रैपिड ग्रोइंग ट्रीज़ जो हैं उनको प्लांट किया जाना चाहिए। ये वो सोल्यूशन जिनसे डिफॉरेस्टेशन के प्रॉब्लम को हम ख़त्म कर सकते हैं। लोगों में अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए कि अगर आप एक दरख्त काटते हैं तो उसकी जगह पे 2 लगाएं भी। इसी तरह नेचुरल गैस, नॉर्दर्न इलाकों में जहाँ पर रिहायशी इलाके हैं, लोग रहते हैं, वहाँ पे हम उनको नेचुरल गैस प्रोवाइड करें ताकि वो अपने रोज़मर्रा के खाना पकाने के मकसद के लिए या डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए दरख्तों को काट कर ईंधन के तौर पे इस्तेमाल ना करें। सख्त कवानीन जो मौजूद हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, और फिर उसके साथ साथ जो है बच्चों में और कॉलेजेस में, स्कूल एंड कॉलेजेस में अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो चलाने चाहिए। सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री, जहाँ पर बाकी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री भी एक बहुत अहम टर्म है। इसका मतलब ये है कि आप इस तरह से दरख्त काटें और लगाएं कि उनकी तादाद हमेशा फ्यूचर जनरेशन्स के लिए अवेलेबल रहे। अगर आप एक दरख्त काटते हैं तो उसकी जगह पे 2 से 3 दरख्त लगाएं भी, और इस प्रैक्टिस को जारी रखें। ठीक है, इस तरह से ना हो कि आप सिर्फ दरख्त काटते रहें और नए दरख्त उनकी जगहों पे ना लगाएं, जिसकी वजह से दरख्तों की तादाद बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और फ्यूचर जनरेशन्स को दरख्त पहुँच नहीं पाएंगे। ये चैप्टर आमतौर पे टोपोग्राफी के चैप्टर के साथ मिल के आता है और एग्जामिनर की एक बड़ी अहम चॉइस भी है। हाँ, ज्योग्राफी के बाकी चैप्टर्स की निस्बत इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल इस पर शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। फॉरेस्ट्री पाकिस्तान इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती है, बिकॉज पाकिस्तान में पाए जाने वाले दीर और जो दियार का दरख्त है ये बहुत अहमियत का हामिल है। इसका फर्नीचर बहुत शानदार होता है और पूरी दुनिया में अपनी खुशबू और लॉन्ग लाइफ की वजह से फेमस भी है। अगर हम दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा से लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बारिशें होंगी और इसकी वजह से पाकिस्तान का एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड